हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी हिस्ट्री का फोर्थ टॉपिक, जिसमें हम आदि ऐतिहासिक काल के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो उसको प्रायः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है सिंधु घाटी सभ्यता, और प्रॉपरली अगर सही ढंग से या ठीक ढंग से बात की जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल का सही मामले में जो अर्थ है वो सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर ही निकल कर आता है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हों और साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हों, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा ना जा सका हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। लेकिन इतिहासकारों ने अध्ययन की दृष्टि से आदि ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा है। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसे 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व की अवधि के अंतर्गत रखा गया है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता के तौर पर या कांस्ययुगीन सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। अगर हम सरल शब्दों में बोले तो इसको मुख्यतः तीन नामों से जाना जाता है: सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए हम और इसको डीपली बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कांस्य युग में, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, कांस्य युग में 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक विकसित सभ्यता के लिए साधारण तीन नामों का प्रयोग किया गया है। वो कौन कौन से नाम हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जो सबसे पहले खुदाई करके जिस क्षेत्र से हमें साक्ष्य के प्राप्त हुए, जहाँ सबसे पहले खुदाई हुई और जो स्थान की हमें प्राप्ति हुई वो हड़प्पा के तौर पर जाना जाता है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, आपको कई पुस्तकों में यह काल 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक देखने को मिलेगा। लेकिन सही मामलों में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको कहते हैं, उसका काल जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। तो ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से आपको बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर हम घोड़े के अवशेष की बात करें तो ये आपको सूरकोटदा में या सूरकोटदा से देखने को मिलने वाले हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम और आगे देखते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी स्थल, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहरी स्थल हैं उन सब के बारे में दिखाया गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ, जूम ना करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कि आप देख पाएँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें तो आपको कई सारे स्थल इसमें देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि आप मांडा को देख पा रहे हैं, मेहरगढ़ को देख पा रहे हैं, आलमगीरपुर को देख पा रहे हैं, कालीबंगा को देख पा रहे हैं, रोपड़ को देख पा रहे हैं, हड़प्पा को देख पा रहे हैं, उसके अलावा सुतकांडेडोर को देख पा रहे हैं, चनोदड़ो को देख पा रहे हैं, बालकोट को देख पा रहे हैं। तो ये सारे स्थल हमें जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर प्राप्त हुए हैं और हर एक स्थल से हमें बहुत सारे जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए। तो इनसे संबंधित कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, उसका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, उसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और उसका सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बतानी है। साथ ही साथ मैं भी आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप
ने जितना कुछ पढ़ा है, जो सीखा है, वो आप कमेंट कर सेक्शन में जाकर बताएं। तो मैं और आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि और कौन कौन से फैक्ट हैं जो आपके काम आने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबसे पहला फैक्ट देख पा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि रोपड़ कहाँ पर स्थित है, चनुदोड़ो कहाँ पर स्थित है, या कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है। कभी आपसे पूछा जा सकता है बानावली कहाँ पर स्थित है। कभी आपसे पूछा जा सकता है दायमाबाद कहाँ है। कभी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लोहरा देव कहाँ है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में बैठा लेना है। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो आप इसको बेहतर ढंग से दिमाग में बैठाए रख पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का प्रयोग होता था? तो मुख्य रूप से जो सेल खड़ी है उसका प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? तो जो हड़प्पा काल में मुद्रा बनती थी उसमें मुख्यतः सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार था। अगर हम वैदिक काल के लोगों की बात करें तो उनको वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जो है लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाते जाते यह पशुपालन और कृषि दोनों में एक बराबर की समानता आपको देखने को मिलेगी। अब हम अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उनको शहरी कहा गया है, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है उसे एक नागरी सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। अब अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो पक्की ईंट से बनाए जाते थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे या अग्रणी थे? तो किस में सबसे ज़्यादा आगे थे? तो वो कपास के उत्पादन में सबसे अधिक थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो जो सर्वप्रथम खोजकर्ता है वो कौन है? दयाराम साहनी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कई बार पूछ लिया गया है कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की है, उसकी कभी पूछ लिया था हड़प्पा की खोज किसने की है, कभी रोपड़ की खोज किसने की है। तो ये सारे जो खोज करता है और जो जगहें हैं उनको आपको दिमाग में बहुत बेहतर ढंग से बैठा लेना। आगे मैं अभी इनके चार्ट को भी डिस्कस करूँगा। तो अब आगे के पॉइंट को भी हम देख लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह, जहाँ पर जो जहाज़ होते हैं पानी के वो वहाँ से समुद्री व्यापार करते हैं, जहाज़ों के द्वारा सामान को ले जाया जाता है, तो वो कौन था? सिंधु घाटी का जो बंदरगाह था उसे लोथल के तौर पर जाना जाता है। अगर हम बात करें कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो सरल शब्दों में अगर इस सवाल को समझें तो सवाल में पूछा गया है कि जो लोथल है वो किस नदी पर स्थित है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है। और आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि भोगवा नदी को अभी वर्तमान समय में क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें कि एक उन्नत जल प्रबंध, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको जो सबसे उन्नत जल प्रबंध देखने को मिलता है वो धौलावीरा से मिलता है। आपको साथ साथ ये भी बताना है कि धौलावीरा अन्य किन बातों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था, तो ये बात भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं और उसे भी बेहतर ढंग से डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों थी? क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता है, जबकि अगर हम आर्यों की बात करें और वैदिक काल की बात करें तो जो आर्यों की सभ्यता थी या जो वैदिक सभ्यता थी उसको ग्रामीण सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं पैमाने की खोज। तो पैमाने की खोज जो है
जिससे ये बात सिद्ध हो गई कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो माप तौल से परिचित थे। तो ये खोज कहाँ से हुई? तो ये खोज लोथल से हुई। ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों के टीला के तौर पर भी जाना जाता है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। आपने मोहनजोदाड़ो मूवी भी देखी होगी, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर याद रखनी है कि जो मोहनजोदाड़ो है उसको मृतकों के टीला के तौर पर भी जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यह इसका सबसे प्रचलित नाम है। और इसका कारण क्या है कि इसके ज़्यादातर क्षेत्र सिंधु नदी की घाटी या सिंधु नदी के किनारे या इर्द गिर्द पाए गए हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की भी सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कपास के उत्पादन के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। तो जो ग्रीक और यूनान के लोग थे उन्होंने इस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा? तो उन्होंने इस क्षेत्र को सिंडन नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा? तो सिंडन नाम से पुकारा। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो अभी हमने बताया क्यों जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के कारण। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि आज भी इतनी अच्छी नगर व्यवस्था आपको बड़े से बड़े शहरों में या नगरों में देखने को नहीं मिलती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान किससे होती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान शहर योजना प्रणाली से या नगर नियोजन प्रणाली के कारण होती है। ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। अभी मैंने बताया इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले जो भारत में खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा था। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य। ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि भारत में जो चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीन साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। अगर बात करें तो किस संस्कृति से? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी नोट कर लें। अभी मैंने बताया था कि अगर हम जल प्रबंध, उन्नत जल प्रबंध प्रणाली की बात करें तो इसके लिए किसको जाना जाता है? धौलावीरा को जाना जाता है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। और धौलावीरा नवीनतम उत्खनित शहर यह गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। अगर पूछा जाए कि धौलावीरा जो है वो उसके बारे में आप ये बताएं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो यह गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है और यह एक नवीनतम उत्खनित शहर है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं कि और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हमारे छूट रहे हैं। तो 2 मिनट आप वेट करिए ज़रा, मैं इसको स्लाइड को सही कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो अभी आपको ये क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ कहीं नोट करते हुए चलना है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर पूछा जाए खोज किसने करी थी, तो श्री दयाराम साहनी ने करी थी। अगर पूछा जाए कि किस नदी तट पर है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में स्थिति क्या है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंट गोमरी ज़िले में ये स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष। कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से घरों में कुएं के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो अगर घरों के अंदर कुएं के अवशेष की बात करें तो मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलते हैं, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में
किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। वर्तमान में अगर स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में स्थित है और इसको मृतकों के टीला के तौर पर जाना जाता है। ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मोहर पर मिली किस पशु की आकृति सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया किससे? तो सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध की बात हो रही है। किस सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध की बात हो रही है? तो मेसोपोटामिया के सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो जो मोहर मिली है उसमें किस पशु के साक्ष्य से पता चलता है? तो बैल के जो साक्ष्य हैं उससे ये बात क्लियर होती है या सामने उभर कर आती है। अगर मैं एक बात और आपको बताऊं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो लाजवर्द था वो मेसोपोटामिया में बड़ी मात्रा में पाया जाता था। और हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो कई सारे जो कृषि उत्पाद थे वो यहाँ पर पाए जाते थे। उसके अलावा चीनी भारत के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती थी, अजमेर क्षेत्र में पाई जाती थी। तो परस्पर हम लोग हमारी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता की है सभ्यता और जो विदेशी सभ्यता मेसोपोटामिया की है उसके साथ परस्पर व्यापारिक संबंध होता था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं और उसे भी बेहतर ढंग से समझते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है और एक आदर्श नगरीय सभ्यता थी। इसकी जो व्यवस्था थी वो उचित समतावादी थी, सभी को एक समान, सभी के साथ समानता का व्यवहार था। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठाल कर चलनी है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल को जोते गए या हल से जोते गए कई बार पूछा गया है। अगर हम बात करें कि हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और अगर हम कालीबंगा से संबंधित आपसे प्रश्न पूछें कि जो कालीबंगा है उसकी खोज किसने की थी, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। फिर भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि कालीबंगा की खोज 1961 ईस्वी में हुई थी और इसकी खोज बी लाल ने की थी और साथ में एक और व्यक्ति शामिल थे जिनके बारे में आपको बताना है। अगर हम बात करें तो जो कालीबंगा है वो घाघरा नदी के तट पर स्थित है और अगर प्रेजेंट में हम उसकी लोकेशन की बात करें तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और उनको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आदि ऐतिहासिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है तुम्हारा सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। किस में रखा गया है? तो आदि ऐतिहासिक युग में रखा गया है। अब हम और आगे चलते हैं और बेहतर जो पॉइंटर्स हैं उनको समझते हैं। अब अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी की ईंटों का अलंकरण, सबसे बढ़िया और सबसे अलंकृत ईंटें कहाँ मिलती हैं? तो कालीबंगा में। अभी मैंने बताया कब खोज हुई, तो कालीबंगा की हुई है 1961 में। किस नदी में के किनारे है? तो घाघरा नदी के। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ? तो हनुमानगढ़ में। खोज किसने की? तो बीबी लाल ने। और दूसरे कौन थे? तो वो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है तो वो किस प्रांत से हुए हैं? तो वो गुजरात में हुई है। कहाँ से हुई है? तो गुजरात से हुई है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब अगर हम बात करें कि नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अगर मोहनजोदाड़ो की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी
अगर हम बात करें कि मृतकों के टीला के तौर पर किसे जाना जाता है, तो मोहनजोदाड़ो को जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने की थी। किस नदी के तट पर है, तो सिंधु घाटी की नदी जो है, जो सिंधु घाटी नदी है उसके, जो सिंधु नदी है उसकी घाटी में ये स्थित है। और मैं आपको चीज़ें बार बार इसलिए रिवाइज़ करा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, नो डाउट, लेकिन अगर एक बार आप इसको पूरे ढंग से सुन लेंगे तो फिर आपसे कोई भी चीज़ मिस नहीं होने वाली है। अब अगर हम बात कर लें कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से युगल समाधान प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें विशाल स्नानागार की, तो क्या है, यह मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से दुर्ग क्षेत्र में किया गया था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान, धर्मों से संबंधित जो अनुष्ठान होते हैं उनके स्नान के लिए किया जाता था। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। और जैसा कि आप चित्र भी देख पा रहे हैं, तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और उसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है, तो कहाँ से पाया गया है, अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदाड़ो से। अगर हम मोहनजोदाड़ो के आपको कुछ बातें बताएं तो वो भी आपको कहीं नोट कर लेनी है। मोहनजोदाड़ो से हमें कांसे के नर्तकी प्राप्त हुई है, या कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसे वृहद स्नानागार भी कहते हैं, और यहीं से हमें ग्रेट ग्रेनरी या अन्नागार की प्राप्ति हुई है। यहीं से आपको सूती वस्त्र की प्राप्ति हुई है। यहीं से आपको पुजारी की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। यहीं से आपको कुंभकारों के 6 भट्ठे प्राप्त हुए हैं, कुम्हारों के। यहीं से आपको हाथी का दांत और हाथी का कपाड़ खंड प्राप्त हुआ है। यहीं से आपको घोड़े के दांत भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ मोहनजोदाड़ो से आपको गीली मिट्टी पर कपड़े के साँच मिले हैं। और अगर हम बात करें तो यहीं से आपको सीप की पट्टी या पटरी मिली है, जिससे चीज़ों की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात किया जाता था। और साथ ही साथ यहाँ से तांबे के गले हुए भंडार भी प्राप्त हुए हैं। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है, ये बात आपको हर हाल में याद रखनी है। तो अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि मोहनजोदाड़ो से किन किन चीज़ों की प्राप्ति हुई है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह मूर्ति मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, किसकी है, तो पुरोहित राजा की मूर्ति है। किसकी है, पुरोहित राजा की मूर्ति है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये किसकी मूर्ति है, तो ये पुरोहित राजा की मूर्ति है। अब हम आगे अब इसको बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे कि ये कई बार एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पशुपति मोहर, तो अगर पशुपति मोहर की बात करें तो आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। अभी जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें हम ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो जब हम ऋग्वेद की बात करेंगे तो उसमें रुद्र नामक देवता का उल्लेख देखने को मिलेगा, जो बाद में पौराणिक कथाओं में शिव के रूप में प्रयुक्त नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग में ना तो पशुपति मतलब मवेशियों का स्वामी, मैं फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ना तो पशुपति मवेशियों का स्वामी और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में कभी भी शिव जी को पशुपति या मवेशियों के स्वामी के तौर पर नहीं दिखाया गया है। तो ये बात भी आपको बैठा लेनी है दिमाग में। अभी हम लोग जब वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको और बहुत अधिक डीप में पढ़ने वाले हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है
आप डायग्राम देखते हुए चलें। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और हैं जिनको हम साथ साथ देखते हुए चलेंगे, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से देख पाएँ। यूँ तो विभिन्न विधियां हैं किस चीज़ की, तिथि निर्धारण करने की, और बहुत सारी क्या है, तकनीकें भी उपलब्ध हैं जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की कितनी पुरानी है इस तिथि को निर्धारित करते हैं। परंतु भारत तथा अन्य देशों में जो पद्धति सुगमता से प्रयोग की दृष्टि में व्यापक रूप से अपनाई जाती है वो है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि। वो क्या है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब अगर हम बात करें कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, तो केवल ऐसी वस्तुओं के लिए जिनमें कार्बन मौजूद हो। हम केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं जिनमें कार्बन मौजूद हो। आप सभी को पता है कि कार्बन की अगर हम बात करें तो हम लोग कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और आप सबने पहले पढ़ा भी होगा। हम लोग कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं डेटिंग के लिए, तिथि निर्धारण के लिए। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम डेटिंग का भी प्रयोग करते हैं। तो हम इसे भी समझते हैं। कार्बन डेटिंग में 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है, और इससे पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। जिसकी आयु 50,000 वर्षों से भी अधिक है उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन जो विधि है, कार्बन तिथि निर्धारण विधि की बजाय यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ही कश्मीर एक समृद्ध नवपाषाण संस्कृति रही है। किसके तौर पर रहा है कश्मीर, तो एक समृद्ध नवपाषाण संस्कृति के तौर पर रहा है। अतः इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है, तो अगर कश्मीर की बात होगी तो जो नवपाषाणिक संस्कृति है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल रहा है वो क्या रहा है, बुर्ज होम। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ से वन्य और कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल, एक तो वन्य जो वन्य हैं और दूसरे जो कृषि हैं। वन्य में मतलब जंगली जो चावल, और दूसरे कृषि जन्य चावल, वनों में जो अपने आप उगाए, और जो कृषि जन्य जिनको कृषि के तौर पर कृषि कर कर उत्पादित किए गए। उन दोनों प्रकार के चावल के जो हैं वो साक्ष्य या विवरण कहाँ से मिले हैं, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तथा 5वीं शताब्दी में ये हमें कहाँ से मिले हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमें बोलन घाटी की कोल्डी हवा स्थल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो कोल्डी हवा स्थल से मिले हैं। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, कई बार ये पूछा जाता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और उनको भी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें कि सिंधु के 2 स्थल कोट दीजी और अमरी ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, तो विशिष्ट चित्रित मृद भांड शैलियों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। या इनकी प्रसिद्धि किसके लिए है, तो विशिष्ट चित्रित मृदभांड शैली के लिए। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृदभांड थे और जो वैदिक सभ्यता में मृदभांड पाए गए उनके रंगों में क्या अंतर था, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन की आधार सामग्री कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदाड़ो से मिली है, हड़प्पा से मिली है। अब हम हड़प्पा की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा से आपको R37 कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा से ही हमें मातृ देवी की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा से शंख से बना हुआ एक हमें बैल प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से ही हमें पीतल का बना हुआ इक्का प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से हमें ईंटों के चबूतरे प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर हम मुद्रा की बात करें तो ये हड़प्पा कालीन जो मुद्रा मिली है उस पर एक सिंग वाला जानवर
और साथ ही साथ गरुड़ अपने पैर में जो सांप को दबाए है, ये चित्र भी आपको हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं या देखने को मिले हैं। खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 में की थी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं चन्हूदड़ों की। तो अगर हम चन्हूदड़ों की बात करें तो इसकी खोज 1943 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? मैके ने की थी। यह कहाँ स्थित है? तो यह सिंधु में है। सिंधु मतलब सिंधु नदी के तट पर है। और अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह सिंध क्षेत्र जो पाकिस्तान का है वहाँ पर स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि चन्हूदड़ों में क्या खासियत थी। तो चन्हूदड़ों से हमें यहाँ के लोग जो थे वो बहुत अच्छे कारीगर थे। तो यहाँ से हमें मनके, मुद्राएं, अस्थि प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कोई भी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से किसी भी प्रकार के दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। तो चन्हूदड़ों से कोई भी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। अगर वक्राकार ईंट की बात होगी तो केवल एकमात्र स्थल कौन सा है? चन्हूदड़ों। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ से आपको सौंदर्य प्रसाधन, अलंकृत हाथी दांत के खिलौने, बिल्ली कुत्ते का पीछा करते हुए चित्र आदि प्राप्त हुए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको किसी एक सिंगल बुक में नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अपने पास से बताता जा रहा हूँ। भले आपको ये वीडियो बड़ा लगे, लेकिन इसके लिए मैंने बहुत सारी बुक्स से जो नोट्स तैयार करे मैं उनसे बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने जो आपकी यूथ पब्लिकेशन है, घटना चक्र है, उसके अलावा युक्ति है, उसके अलावा आपकी उपकार पब्लिकेशन है, इन सब की बुक्स को पहले कलेक्ट किया और उनसे बेहतर नोट्स को लिखा और लिखने के बाद फिर जितनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ कालीबंगा की। तो अभी मैंने बताया कि यह राजस्थान में है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। कहाँ है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में। किस नदी के? तो घाघरा नदी के तट पर। किसने खोज की? तो बीबी लाल ने। कब की? तो 1961 में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि कालीबंगा, तो इसे काले रंग की चूड़ी के तौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा को क्या कहते हैं? काले रंग की चूड़ियाँ। ये ही एक जगह है, अगर हम बात करें कि जहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो अच्छी नहीं थी। बाकी आप कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र उठाकर देख लें, उसमें आपको जल प्रबंध बहुत अधिक बेहतर मिलने वाले। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ की जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से अग्नि वेदियाँ मिली हैं। साथ ही साथ यहाँ से अलंकृत ईंट भी प्राप्त हुई है। यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं और बेलनाकार मोहर भी आपको कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं लोथल के बारे में। तो आपको पता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह है। अगर इसकी खोज की बात करें तो 1955 से 1962 ईस्वी तक के समय लगा इसके पूरी खोज में। किसने किया? तो SR राव ने किया। किस नदी पर है? तो घाघरा नदी पर है। घाघरा नदी के तट पर है। कहाँ पड़ता है? तो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अब अगर हम कुछ और बातें जानने का प्रयास करें तो लोथल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको भोगवा नदी के तट पर भी कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करें खोज के बारे में तो इसकी खोज अभी मैंने बताई कि लोथल की खोज के बारे में SR राव के तौर पर जाना जाता है कि लोथल की खोज SR राव ने की थी। साथ ही साथ रंगनाथ राव भी इसमें इन्वॉल्व थे। अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, तो यहाँ से सबसे पहली बात तो बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा स्थल है
जहाँ पर जो दरवाजे हैं वो मुख्य द्वार पर खुलते थे। इसको बंदरगाह के तौर पर भी जाना जाता था और साथ ही साथ लोथल दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था और उत्तर में बाजार उन दोनों को जोड़ने का कार्य करता था। यहाँ से शंख और तांबे से बनी हुई चीज़ें प्राप्त हुई हैं, बटन आकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं और सबसे बड़ी बात अगर आपसे पूछा जाए कि किसको लघु हड़प्पा के तौर पर जाना जाता है तो लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सूरकोटदा की। तो सूरकोटदा की अगर हम बात करें, अब थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है। तो सूरकोटदा की खोज 1972 ईस्वी में हुई। किसने की? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की। किस नदी पर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। और अगर हम आपसे कुछ सवाल पूछें तो आपको बताना है कि जो सूरकोटदा है वो उसको किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो सूरकोटदा जो है उसको भी पत्तन काल के तौर पर जाना जाता था। और यहाँ से हमें अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है वो घोड़े की क्या मिली थी? अस्थियाँ मिली थी। और 2 पॉइंट सूरकोटदा के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अब हम बात कर लेते हैं बानावली के बारे में। तो अगर हम बानावली की बात करें तो बानावली जो है सबसे अंत में खोजा गया, मतलब सबसे नवीन है। इसकी खोज 1973 से 1974 में हुई। अभी बहुत अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसकी हुई थी? हड़प्पा की। कब? तो 1921 में। और सबसे अंत में जाकर किसकी हुई है? तो वो है बानावली। कब? तो 1973 से 1974। किसने की? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किस नदी पर है? तो घाघरा नदी पर है। कहाँ है ये? तो हिसार हरियाणा में स्थित है। बानावली से भी संबंधित कई प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगर बानावली की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जौ के दाने, तिल के दाने और सरसों के ढेर प्राप्त हुए। यहीं से खिलौने का हल मिला है और यहीं से तांबे का बाण ग्रत मतलब बाण की भी प्राप्ति हुई है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें कि भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य किसका है? तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इन्हीं नामों से क्यों जाना जाता है। अभी जो नाम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, इन नामों से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं तथा इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं और सबसे ज़्यादा इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग होता था। इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता हड़प्पा इसलिए क्योंकि सबसे पहला जो स्थान खोजा गया उसका नाम हड़प्पा था और सबसे ज़्यादा स्थल सिंधु नदी के क्षेत्र पर हैं, के तट पर हैं। इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और साथ ही साथ कांस्ययुगीन सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भारत का पुरातात्विक विभाग का जन्मदाता कौन है? जन्मदाता तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अब हम बात करें कि सभी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है। तो अभी मैंने बताया कि क्या होता है, कार्बन 14 की बात हो रही है। अगर नॉर्मली हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। आपको पता होनी चाहिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि कार्बन को जब हम ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट में 2 देन सेकेंड में 6, फर्स्ट में 2 देन सेकेंड में 4 में ब्रेक होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम ऑर्बिट्स में इसको ब्रेक करते हैं तो ये कैसे होता है कार्बन ब्रेक। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 देन सेकेंड ऑर्बिट में 4 में ब्रेक हो जाता है। ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। खैर, अभी हम चीज़ों को
साइंस के लेवल से ना समझकर हिस्ट्री के लेवल से समझते हैं। लेकिन एक टीचर के नाते, एक सलाहकार के नाते मैं आपको साइंस की जो बातें हैं वो भी समझाते हुए चलूँगा। कार्बन 14 का मैंने अभी आपको बताया कि इस पद्धति का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम 50 साल तक, जो भी 50 साल तक मतलब पुरानी वस्तुएं हैं, मतलब 50,000 साल तक जो पुरानी वस्तुएं हैं, उनकी आयु को बिल्कुल सटीक तरीके से जान पाएँ और उनकी तिथि का निर्धारण कर सकें कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है, कितने समय पहले की है। तो कार्बन 14 के द्वारा हम लोग 50,000 वर्ष पूर्व की वस्तुओं की तिथि को जान सकते हैं, और उससे अधिक को जानने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास कब हुआ। तो 1947, अपने देश के आज़ाद होने से 7 वर्ष पहले ही हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पर भी कितनी महत्वपूर्ण खोजें हो रही थी, जिस टाइम पर हम और हमारा देश किसी का अधीन था, किसी के गुलाम थे। तो ये बातें भी आपको दिमाग में बैठाल कर चलनी है। अब हम आगे चलते हैं। तो इसकी खोज कब हो गई थी। तो 1914 में किसने किया था। तो बिलार्ड फ्रैंक लिबली ने किया था। अगर हम इनकी बात करें तो कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास बिलार्ड फ्रैंक लिबली द्वारा 1914 में किया गया था। ठीक है। और क्या बताया गया इसमें कि 1960 में इस खोज के लिए, किस खोज के लिए, कार्बन डेटिंग प्रणाली की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी, या इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं भारत में वास्तुकला की। तो वास्तुकला का आरंभ कब किसके द्वारा हुआ था। तो सिंधु वासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता कैसी थी। तो नगरीय सभ्यता बता चुका हूँ। चावल के उत्पादन की बात करें तो उत्पादन के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, लोथल व रंगपुर से। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रंगपुर में भी वो कौन सा स्थल है। अब हम बात करें बाजरे की खेती की, तो लोथल और सौराष्ट्र से। रागी के साक्ष्य की बात करें तो रोचदी गुजरात से। तो ये भी बातें आपको दिमाग में बैठा कर चलनी है। अब हम देखते हैं जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय किस प्रकार होता था, तो इस समय जो क्रय विक्रय है वो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था। तो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में केवल पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा के साक्ष्य से ये बात पता चलती है। किससे। तो लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार किया जाता था। अब हम बात कर ले कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है। तो गुजरात में है। ये बात अभी मैंने आपको पहले भी बताई है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। परीक्षा की दृष्टि आपको कहीं नोट कर लेना है। अगर हम बात करें कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहर पर स्वास्तिक का अंकन जो था, जो प्राप्त हुआ है, मोहनजोदाड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो स्वास्तिक का जो है वो एक चित्र प्राप्त हुआ है, एक अंकन प्राप्त हुआ है। तो जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहर पर स्वास्तिक का अंकन क्या है, सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। किसका। सूर्य की पूजा का। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। साथ ही साथ हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्म के रूप में, चतुर्भुज ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर आपने कभी भी देखा होगा, अगर आप हिंदू हैं तो आप सभी जानते होंगे स्वास्तिक हिंदुओं के लिए एक बहुत पवित्र और मांगलिक चिन्ह है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अक्षर चिन्ह की। अगर बात करें तो ये जो आपको अक्षर चिन्ह देखने को मिल रहे हैं, धौलावीरा से प्राप्त सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर
जो कि प्राचीन सूचना पट्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह स्थल जल प्रबंध का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। धौलावीरा के बारे में एक बात और आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि यहाँ से सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर प्राप्त हुए हैं। कई बार पूछा गया कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब अगर हम बात करें नर्तकी की मूर्ति, तो अभी हमने बताया था कि कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति सिंधु कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा पूर्ण नग्न है और कोई भी वस्त्र उस मूर्ति पर नहीं है, केवल एक गले पर हार पड़ा हुआ है। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या है इस मूर्ति में। तो सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटें एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई हैं। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे, मतलब एक जूड़ा बना हुआ है। और क्या बताया गया है, सिर पीछे की ओर झुकाए, आंखें झुकी हुई, दाईं भुजा कूल्हे पर टिकाए और बाईं भुजा नीचे लटकी हुई है। यह मूर्ति नृत्य की स्थिर मुद्रा को, पूछा जाता है किस मुद्रा को, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, किस मुद्रा को, तो यह मूर्ति नृत्य की स्थिर मुद्रा को दर्शाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आप एक बार देख सकते हैं कि कैसे बनी हुई है यह मूर्ति। अब हम और आगे समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पक्की मिट्टी से बनी मूर्ति को क्या कहते हैं, तो टेराकोटा फिगरिन कहा जाता है। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग किस धातु से नहीं परिचित थे, बहुत इम्पॉर्टेंट। अभी मैंने जब इससे पहले टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नहीं पता है तो इसको एक बार और आप दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो विभाजन हुआ है 2 भागों में, एक तो पाषाण युग में और दूसरा धातु युग में। तो धातु युग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ताम्रकालीन युग, फिर कांस्य युग और फिर आता है लौह युग। तो जो लौह युग है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता वाला नहीं है, वो वैदिक काल है। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको लोहे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो सभ्यता जो है आपकी वो ख़त्म हो जाती है 1500 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद की जो सभ्यता शुरू होती है आर्यों की, उनको लोहे के बारे में जानकारी थी। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, तो आप नोट करते हुए चलें। धार्मिक प्रतीक चिन्ह, अगर स्वास्तिक की बात करें तो सूर्य उपासना का प्रतीक, योगी शिव की बात करें तो योगेश्वर, ताबीज की बात करें तो प्रजनन शक्ति का प्रतीक, बैल की बात करें तो शिव का वाहन और सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु। अगर बकरे की बात करें तो बलि हेतु प्रयुक्त, अगर नाग की बात करें तो पूजा हेतु प्रयुक्त, अगर श्रृंग की बात करें तो शिव का स्वरूप, अगर भैंसे की बात करें तो देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक। भैंसा क्या था, तो भैंसा देवताओं की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। बैल बकरी व भेड़ की हड्डियों के ढेर, तो ये पशु बलि के घोतक थे। अगर हम बात करें कांस्य नर्तकी की तो नृत्य की परिकल्पना थी। और अगर हम बात करें युगल समाधान की तो पति के साथ पत्नी के सती होने के ये अंदाज़ा लगाया गया है, क्योंकि इतिहास की हर एक बात को बिल्कुल सच मान लेना संभव नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अनुमानित हैं। ये बात भी आपको दिमाग में बैठा कर चलनी है। अब हम आपको एक छोटा सा चित्र दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपसे इससे पहले पूछा था कि अगर हम बात करें कि वो 4 स्थल कौन कौन से हैं जिनके बारे में कई बार पूछा जाता है, तो अगर हम उन 4 स्थलों की बात करें
कि उत्तरी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है और पूर्वी कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी क्षेत्र या जो आखिरी बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मांडा, फिर आप देख पा रहे हैं सूरकोटदा, फिर आप देख पा रहे हैं आलमगीरपुर और आप देख पा रहे हैं दाइमाबाद। तो आप सबको पता है, अगर आपने मैप देखा होगा, तो अगर हम बात करें कि जो मांडा है वो कौन सा बिंदु है, तो वो दक्षिणम बिंदु है, वो उत्तरी बिंदु है। और अगर हम बात करें दाइमाबाद की, तो दाइमाबाद जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु के तौर पर जाना जाता है। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। इसी तरह अगर हम पूर्वी और पश्चिमी की बात करें, तो वो भी आप देख पा रहे हैं आलमगीरपुर और सूतकांगेडोर। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। वो ये है कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें पाषाण संस्कृति से इस बात को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप और बेहतर समझ पाएँ। पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कोई एक ऐसी अगर स्थल की बात करी जाए जहाँ पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक दोनों के साक्ष्य जो मिले हैं, तो वो स्थल कौन सा है, वह है मेहरगढ़। और अगर हम मेहरगढ़ की बात करें तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि ये कहाँ है। हमें आपसे इस प्रश्न का जवाब हर हाल में चाहिए, क्योंकि मेहरगढ़ से संबंधित कई सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, इसकी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान, अभी मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा के दक्षिण से हमें क्या मिले हैं, समाधि या कब्रिस्तान, जिसे R37 के तौर पर जाना जाता है। और मेहरगढ़ की जब भी बात करते हैं तो बात होती है पाकिस्तान, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। बलूचिस्तान की ये बातें आपको दिमाग में बैठा लेनी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि अशोक के ऐसे कौन से जो अभिलेख हैं या स्तंभ लेख हैं जो आपको वर्तमान भारत से बाहर प्राप्त हुए हैं, जो प्रेजेंट में भारत है हमारा, उससे बाहर उनकी प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा, भारत में स्थित हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राखी गढ़ी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कहाँ स्थित है, तो आपको ये जल्दी से जल्दी जाकर कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो सबसे ज़्यादा मोहरें जो हैं वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। इस बात को आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्या बताया गया है, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है और सिंध सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा शहर के तौर पर जो जाना जाता है वो मोहनजोदाड़ो को जाना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। तो मिस्र की सभ्यता जो थी वो नील नदी के तट पर पनपी। मोहनजोदाड़ो व लोथल से प्राप्त मोहरों पर किसका चित्र मिलता है, तो नाव का चित्र मिलता है। ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद करते हुए चलना है। अब अगर हम बात करें कि तांबे और कांसे से बनी बैलगाड़ी की आकृति कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा व चन्हूदड़ो से प्राप्त हुई है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा से, और कहाँ से, चन्हूदड़ो से प्राप्त हुई
है। आटा पीसने के पत्थर की चक्की के दो पाटे तो कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल तो कहाँ से मिले हैं? दमा से। कई बार पूछा गया है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मतलब 3 लोगों के शव कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिले हैं। अब हम और आगे बात कर लेते हैं कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। शिलाश्रय की बात हो रही है। कल मैंने आपको बताया था, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि शिलाश्रय क्या होता है। तो अगर हम बात करें कहाँ से मिले हैं तो लेखिया से जो है प्राप्त हुए हैं। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अगर पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कल का टॉपिक मैंने इसी पर बताया था। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो इसकी खोजकर्ता के तौर पर जॉन इवाइंस को जाना जाता है। अगर हम नवपाषाण काल की बात करेंगे तो इसके खोजकर्ता के तौर पर डॉक्टर प्राइमरोज को जाना जाता है। ये नाम दिमाग में बैठा लीजिए, रॉबर्ट ब्रूसफुट, जॉन इवाइंस, डॉक्टर प्राइमरोज। अब हम अगर ब्रूसफुट की बात करें तो ये कौन थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक या भूगर्भवेत्ता के तौर पर जाने जाते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से मिले हैं? तो महदहा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो महदहा से प्राप्त हुए हैं। कौन से चीज़? तो हड्डी से निर्मित आभूषण। किस समय के हैं ये? तो मध्य पाषाण काल के। अगर अवधि की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर मध्य पाषाण काल की अवधि की बात करेंगे तो 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व तक का समय मध्य पाषाण काल के जो अंतर्गत आता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें कोपेनहेग संग्रहालय की, जिसमें पाषाण, कांस्य, लौह युग इन तीनों युगों का विभाजन होता है। चाहे तो हम पाषाण काल की बात कर लें, फिर पूरा पाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल हो या नव पाषाण काल हो, या फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहाँ से हुइन सभ्यता के तौर पर जाना जाता है, या फिर हम वैदिक सभ्यता की बात कर लें, चाहे फिर वो ऋग वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो। इन तीनों का जो विभाजन है वो किसके द्वारा किया गया? तो थॉमसन के द्वारा किया गया। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लहुरा देव से मिले हैं। कितने समय पहले के? तो 9000 ईस्वी पूर्व के की समय की ये बात हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कश्मीर के किस स्थल में मिले हैं? तो बुर्ज होम से मिले हैं। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम बात करते हैं राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू से संबंधित है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब अगर हम बात करें वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले, तो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम बात करें वह स्थान जहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? तो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डी हवा। ये कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। ये बात आप दिमाग में बैठा लेनी है। अब अगर हम बात करें मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो जौ, फिर उसके बाद गेहूं की बात कर लेते हैं। नौदा टोली का उत्खनन तो HD सांकलिया ने किया था। नौदा टोली किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। वृहत पाषाण स्मारक की पहचान तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया?
तो तांबे का इसीलिए मैंने बताया था पहले ताम्र युग, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग। तो ये सब बातें आपको दिमाग में बैठा लेनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें कि हड़प्पा कालीन सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ से तांबा, कांस, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं मिली हैं, लेकिन लोहे की कोई भी या लौह धातु की कोई प्राप्ति नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में है। अगर हम बात करें मानव समाज विलक्षण है, क्योंकि मुख्यतः आश्रित है किस पर, संस्कृति पर। अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन आ गया बहुत इम्पोर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाता है, क्यों, मृत भांड के कारण। दोनों के मृत भांडों में क्या अंतर है आपको ये बताना है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी, जबकि अगर आर्यों की सभ्यता की बात करें तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई जो है उसको क्या माना गया है, उसको हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना गया है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। अब और 2 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गए कौन कौन सी चीज़ें हैं, बर्तन है, जेवर है, हथियार है और औजार हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना, हथियार और औजार कैसे, किन चीज़ों के बने, लोहे का तो खोज हुई नहीं थी, तो ये बात भी आपको दिमाग में बिठाकर चलनी है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। और अभी हमने बताया कि अगर हम चांदी की बात करें तो अजमेर में, दक्षिण भारत में, अफ़गानिस्तान में और ईरान में, यहाँ पर इनकी बहुत अधिक प्राप्ति होती थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि चीज़ें आपको एक ही चार्ट में दिख जाएं। अगर हम बात करें हड़प्पा, तो हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ, 1921 में। किसके द्वारा हुआ, तो श्री दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। किस नदी तट पर है, तो रावी नदी तट पर है। अब अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में। अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो इसका उत्खनन हुआ है 1922 ईस्वी में। किसने किया इसका, तो राखल दास बनर्जी ने। किस नदी घाटी में है, तो सिंधु। वर्तमान स्थिति तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। अगर सुतकांडे डोर की बात करें तो 1972 ईस्वी से 1962 ईस्वी में ऑरेंज स्टाइल ने और जॉर्ज डेल्स ने दासक नदी के किनारे। कहाँ है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में। रंगपुर की बात करें तो 1931 से 1934 माधव स्वरूप वत्स ने भादर नदी के किनारे। कहाँ है, तो गुजरात में चनूदड़ो। तो 1943 ईस्वी में मैके ने सिंध नदी के तट पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। रोपड़ 1955 से 1956 यज्ञदत्त शर्मा। सतलज नदी इस वर्तमान में पंजाब भारत में। कोट दीजी 1955 से 1957 अफजल अहमद खान ने सिंध प्रांत खैरापुर नगर में। आलमगीरपुर की अगर बात करें तो 1958 यज्ञदत्त शर्मा हिंडन मेरठ उत्तर प्रदेश। लोथल की बात करें तो 1955 से 1962 M.R. राव ने घाघरा अहमदाबाद गुजरात में। कालीबंगा की बात करें तो 1961 B.B. लाल और B.K. थापर घाघरा नदी। और स्थान की बात करें तो हनुमानगढ़ राजस्थान। अगर हम बात करते हैं मालवड़ की तो 1967 में आल्विन ने। ताप्ती नदी स्थित कहाँ है, तो ये गुजरात में। सूर कोटदा की बात करें तो 1972 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने कहाँ किया, तो इसको भी ताप्ती नदी के किनारे। कहाँ है, तो ये कच्छ गुजरात में है। अगर हम बात करते हैं बानावली की तो 1973 से 1974 किसने की खोज, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कहाँ है, तो घाघरा नदी। और क्या किस जगह स्थल पर स्थित है, तो हिसार हरियाणा में।
ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्राचीन नदियाँ एवं उनके वर्तमान नाम। तो सिंध नदी को वर्तमान में सिंधु ही कहा जाता है। सदा नीरा को अब गंडक कहा जाता है। गोमल को अब गोमती कहा जाता है। कुंभा को अब काबुल कहा जाता है। सुवस्तु को अब स्वात कहा जाता है। पुरसरणी को अब रावी कहा जाता है। वितास्ता को अब झेलम कहा जाता है। अकस्दी को अब चिनाब कहा जाता है। शूद्री को अब सतलज कहा जाता है। मरुधवर्धा को मरुध वर्धमान कहा जाता है। विपाशा को जो है व्यास कहा जाता है। और सुषोमा को सोहना कहा जाता है। सरस्वती और दृष्टदती को घाघरा या घग्गर कहा जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख द्रव्य जो पदार्थ हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो तांबा आपको बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत और अफ़गानिस्तान से, टीन बंगाल और अफ़गानिस्तान से। अब हम और इन पॉइंटों को देख लेते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई। अगर हम चांदी की बात करें तो अजमेर, दक्षिण भारत, अफ़गानिस्तान और ईरान से। लाजवर्द की बात करें तो बदखास, उत्तर पूर्व अफ़गानिस्तान। मेसोपोटामिया से। सोना की बात करें तो मैसूर और कंधार से। स्फटिक की बात करें तो पामीर, कश्मीर और फारस से। जमुनिया की बात करें तो महाराष्ट्र से। शंख और कौड़ी की बात करें तो दक्षिण भारत और सौराष्ट्र से। गोमेद की बात करें तो सौराष्ट्र से। अगर हम सेल खड़ी की बात करें तो बलूचिस्तान और राजस्थान से। अगर हम सीसा की बात करें तो ईरान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान से। अगर हम नील या हरित नीलमणि की बात करें तो ईरान से। कहाँ से? ईरान से। और अगर हम केवल नीलमणि की बात करें तो महाराष्ट्र से। अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा संस्कृति के पतन के क्या कारण थे, किन कारणों से वो ख़त्म हो गई। तो नदी की शुष्कता, नदी का सूख जाना किसने बोला है? शूद्र और अग्रवाल ने। अस्थिर नदी तंत्र किसने बोला है? तो लैम्ब्रिक ने। जलवायु परिवर्तन की बात किसने की है? तो ऑरेल स्टीन और एन घोष ने। प्राकृतिक आपदा की बात किसने की है? तो KUR कैनेडी ने। भूकंप की बात किसने की? तो रेक्स ने। पारिस्थितिक असंतुलन की बात किसने की है? फेयर सर्विस ने। अब अगर हम और बात करें कि आर्यों का आक्रमण, तो ये R मार्टिमर व्हीलर ने कहा। आर्यों के आक्रमण के बारे में किसने कहा है? तो R मार्टिमर व्हीलर ने कहा। अगर हम बाह्य आक्रमण की बात करें तो गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट ने ये बात कही है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये प्रयास और ये टॉपिक अब आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। हमारे पास बड़ी सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन करके आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपका थोड़ा सा भी प्यार मिलेगा, आप इस वीडियो को शेयर करोगे और अगर थोड़ा सा भी लाइक किया तो हम और अच्छा आपके लिए कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक बोल के हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।